एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी का पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एक एक चीज मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आरसीआई के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और कमेंट भी करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बच्चों, आरसीआई जो कि है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद, तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने जो इसका हेडक्वार्टर है इसकी फोटोज भी साइड में लगाई हुई है राइट में। इसके अलावा अभी देखिएगा ये जो रिसेंट फोटो है, ठीक है, इनकी साइट पे ही अवेलेबल जो है, ठीक है, जो हमारे रिसेंट चेयरपर्सन है आरसीआई की उनके साथ की है ये फोटोज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बार बार नाम आ रहे हैं रिहेबिलिटेशन पुनर्वास। तो ये रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास क्या चीज है इसको मैं डिफाइन करती हूँ, ठीक है। Rehabilitation refers to the process of restoring and improving an individual's physical, mental, social, or vocational abilities after experiencing injuries, illness, disability, or social disadvantage. It aims to enhance the person's quality of life, functional independence, and participation in society by addressing their specific need and empowering them to achieve their full potential. Rehabilitation often involves in multidisciplinary approach including medical intervention, therapies, counseling, education, vocational training, social support tailored to individuals unique circumstances and goals। देखो बच्चों, रिहेबिलिटेशन मेनली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है दिव्यांग जन के लिए, ठीक है। दिव्यांग जन जो हमारे डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, स्पेशल नीड वाले, ठीक है, व्यक्ति। तो लिखा है पुनर्वास में क्या आती है, जैसे चोट है, बीमारी, विकलांगता या सामाजिक नुकसान का अनुभव किया हुआ ऐसा व्यक्ति, जिसे शारीरिक या मानसिक या सामाजिक, ठीक है, जो व्यावसायिक क्षमताएं उसको हमने सुधार करना है। जो मान लीजिए वो विकलांग है, बीमारी से ग्रसित है, चोट लग गई है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक सामाजिक जो भी उसकी दिक्कतें हैं उनको हमने सुधारना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो इसका उद्देश्य व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके पहले चिन्हित करना है उस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको सशक्त बनाना है ताकि समाज में उसकी भागीदारी बढ़ सके। आपको पता है डिसेबल्ड जो व्यक्ति होता है और एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसमें कितना डिफरेंस रहता है ना। तो उसकी क्या है, उसकी आवश्यकताओं को पता लगाना है और ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि वो क्या है, उसकी जीवन गुणवत्ता युक्त हो, समाज में उसकी भागीदारी हमारी तरह सभी लोगों की तरह बढ़ सके। तो बच्चों ये क्या है, रिहेबिलिटेशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब एक विशाल इसका दृष्टिकोण है जिसमें हर एक व्यक्ति की उसकी परिस्थितियों बस, जो डिसेबल्ड व्यक्ति है स्पेशली, ठीक है, उसकी क्या एम्स हैं, क्या उसकी परिस्थितियां, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, चिकित्सक सुविधा भी प्रदान करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, काउंसलिंग भी की जाती है, उसको एजुकेशन भी दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, सोशल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रिहैब खुला, ठीक है, रिहैब आपने सुना होगा है ना, रिहेबिलिटेशन जो होता है वो मेनली जो है वो RPWD एक्ट 2016 जिसमें हमने डिसेबल के बारे में बात करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए और समाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब शुरुआत से अगर बताएं, ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ से शुरुआत हुई थी डिसेबल के लिए, तो कोठारी कमीशन ने 1964 से जो 66 में आया था, उन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया, सिफारिश किया एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल। उन्होंने कहा था इनके लिए जो रेगुलर स्कूल में है उनमें भी हमें डिसेबल बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद बच्चों 1982 में आया था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसे कहते हैं IEDC,
1984 में, ठीक है, इम्प्लीमेंट इसे किया गया था। स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन चिल्ड्रन इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो डिसेबल चिल्ड्रन है, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, एकीकृत शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया था जिस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। मतलब ये क्या कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इसको प्रस्ताव दिया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 1982 में, ठीक है। 1986 में उसके बाद आया एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या कहता है, ये कहता है फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन शुड बी इंटीग्रेटेड विद जनरल कम्युनिटी एज इक्वल पार्टनर। ये कहते हैं जैसे सारे बच्चे हैं वैसे ही हमारे फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे भी हैं, तो इनको इंटीग्रेटेड करना चाहिए, मतलब एकीकृत शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक पॉलिसी जो आई उन्होंने कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए, डिसेबल्स के लिए कोई ना कोई प्रावधान या कोई ना कोई स्कीम लॉन्च की। उसके बाद बच्चों 1986 में आया था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी बात की गई 1986 में, क्या होता है रिहेबिलिटेशन जो है, ये काउंसिल ऑफ इंडिया तो नहीं आया था, लेकिन रिहेबिलिटेशन को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया था, एक सोसाइटी बना दी गई थी रिहेबिलिटेशन की, और 1986 में उसको रजिस्टर किया गया था। काउंसिल बाद में आया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ, फिर एक एक्ट भी आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1987 में मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक एक्ट आया गया, मतलब लाया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। ये सारे डिसेबल के लिए हो रहा है, डिसेबिलिटीज के लिए ही हो रहा है। उसके बाद बच्चों फिर आया 1987 के बाद, जब लगा कि जरूरी है इस पर, ये तो मेंटल हेल्थ की बात थी, लेकिन जब लगा कि डिसेबिलिटी में बहुत सारी और भी बहुत सारी डिसेबिलिटी है, केवल मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, फिजिकल भी हो सकता है, आई विजन वाला भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल बनाएंगे, एक एक्ट लेके आएंगे। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1992 में। तो अब ये तो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री बता दी, अब एक एक करके हम शुरुआत से देखते हैं। ये चीजें इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले भी रिहेबिलिटेशन के लिए में बात की गई थी, डिसेबल्स की बात की गई थी, ठीक है। तो देखिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, तो आरसीआई को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में 1986 में ये रजिस्टर की गई थी सोसाइटी के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में इसके लिए देखिए बच्चों, हम आप बात करें आरसीआई की, जिसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो सबसे पहले इसको एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया था, ठीक है, 1986 में। जब बाद में देखा गया कि एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना होनी ही चाहिए, और जैसे हमें जितने भी दिव्यांग जन होते हैं उनके, अगर हमने उनके वेलफेयर में, उनके हित में सोचना है, तो हमें इसे एक अलग से एक्ट भी बनाना पड़ेगा, ताकि उसको सभी उसका पालन करें, है ना। अधिनियम बन जाता है तो उसका पालन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए एक प्रस्ताव बनाया गया बच्चों, जो राज्यसभा में 20 अगस्त 1992 में पारित हुआ, और राज्यसभा के पश्चात लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को वो प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात उसे मंजूरी मिल गई, ठीक है। उसके मैं टाइम आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके उपरांत उनको क्या हुआ था, 22 दिसंबर 1992 के बाद क्या है, राष्ट्रपति महोदय ने मंजूर कर दिया, उसमें साइन कर दिए, और ये क्या बन गया, आरसीआई। आरसीआई एक एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अब बात करें आरसीआई की, जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली आप कह सकते हैं। तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट की अनुमति के पश्चात भारतीय पुनर्वास परिषद को किस रूप नाम से जाने जाने लगा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उस समय तत्कालीन, ठीक है, प्रेसिडेंट थे इंडिया के, भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन जी, और उस समय प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। इसके पश्चात
ठीक है, एक्ट तो ला दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 22 जून 1993 में। ठीक है, आरसीआई एक्ट जो 92 आया था, ध्यान रखना है आरसीआई एक्ट जो है वो 1992 है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 22 जून 1993 को। और इसको एक स्टेचुअरी बॉडी बना दिया गया, एक संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक बॉडी बना दिया गया कि वो अपने हिसाब से नियम बना सकता है, अपने हिसाब से ऑटोनोमस हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उस समय जब ये 22 जून 1993 को इम्प्लीमेंट किया गया आरसीआई एक्ट, मतलब ये सोचिए कि इसको एक स्टेचुअरी बॉडी बना दिया गया, तो उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, इंडिया के प्रेसिडेंट थे बच्चों आर वेंकट रमन। ठीक है, पहले भी वही थे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बदल गए। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय जब ये स्टेचुअरी बॉडी बना दिया गया आरसीआई एक्ट जो है, ठीक है, आरसीआई एक्ट के द्वारा, जो इसे आरसीआई जो हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको एक स्टेचुअरी बॉडी जब बना दिया गया, तो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों 93 में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जो एक्ट था वो 1992 में आया था, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको स्टेचुअरी बॉडी जो है 22 जून 1993 को बनाया गया था वो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, बाद में देखा गया जो आरसीआई एक्ट 1992 आया था, उसमें कुछ चीजें और अपडेट करने की जरूरत थी। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, आरसी देखिए बच्चों, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाती है ना, जैसे पहले और आज वर्तमान में बहुत डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये बनाया गया था आरसीआई एक्ट जो है, उसको चेंज किया गया था, संशोधित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, कब, सन 2000 में। तो 2000 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो आरसीआई एक्ट भी 2000 करके भी बोला जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर पहले चेयरपर्सन जब इसको आरसीआई एक्ट आया था 22 जून 1993 को, जब इसे वैधानिक निकाय बना दिया गया, तो उस समय पहले फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी, तो ये थी डॉक्टर मिसिस, ठीक है, मिथु अलूर। ये 1993 से 1999 तक क्या रही, चेयरपर्सन रही, इसकी अध्यक्ष रही। और अगर वर्तमान की बात करें, ठीक है, 2024 की बात करें, तो प्रेजेंट में अभी चेयरपर्सन है डॉक्टर शरणजीत कौर। ठीक है, अब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं कि आरसीआई को फाइनेंशियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है, तो बच्चों आरसीआई को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये फाइनेंशियल सपोर्ट कराते हैं। जैसे कल मैंने पढ़ाया था एनसीईआरटी, जब एजुकेशन की बात की जा रही थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है एमएचआरडी प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्या था कि इनको कौन प्रोवाइड कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारतीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर एफिलिएशन की बात करें, तो ये कहाँ से एफिलिएटेड रहता है, तो एफिलिएशन की बात करें तो ये क्या एफिलिएट रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्या रहता है, संबद्ध रहता है। अब बात करते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर की, बात करें इसके बाद नेक्स्ट बच्चों स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ आरसीआई, आरसीआई की क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से कार्यप्रणाली उनकी रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, हेड उनका क्या होता है। तो बच्चों जैसे पहले भी मैंने बताया था, यूजीसी में आपको बताया हुआ था, है ना, इसी प्रकार बच्चों आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके भी एक क्या होते हैं, जो चीफ होता है वो होता है चेयरपर्सन, अध्यक्ष। ठीक है, और उसके उससे नीचे होता है बच्चों मेंबर, सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चेयरपर्सन क्या हो गई, इनकी दो काउंसिल होती है इसके अंदर, आरसीआई के अंदर दो काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वही है जनरल काउंसिल है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके अंदर बनेंगी कमेटियां। ठीक है, जनरल कमेटी और जीसी और ईसी बोला जाता है, ठीक है, जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग, इन दोनों के जो हेड होते हैं वो होते हैं कौन, चेयरपर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है इसमें, चेयरपर्सन से नीचे रहता है सेक्रेटरी, मेंबर। ठीक है, ये मेंबर के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, प्लानिंग एंड पॉलिसीज है। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी में जैसे प्रोग्राम है, सीआरई है, रिसर्च है, रिकॉग्निशन है, मॉनिटर। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट है, रजिस्ट्रेशन है, मॉनिटरिंग है, रिकॉग्निशन है, ये सब सब हम पढ़ते हैं किसमें, आरसीआई में इंक्लूडेड है, मतलब वहां भी। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीआई। ठीक है,
रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आरसीआई के क्या उद्देश्य हैं भारतीय पुनर्वास परिषद के? तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसी प्रोग्राम्स इन फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो कि क्या है, विकलांग बच्चा है, तो विकलांग है, ऐसे व्यक्ति जो कि विकलांग है, उसी फील्ड से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग पॉलिसी है या प्रोग्राम्स है, उनको रेगुलेट करने का काम क्या करता है, कौन करता है? आरसीआई। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो मेनली ये क्या होता है, आरसीआई जो है वो स्टेब्लिश हुई है जो दिव्यांग जन है उन्हीं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रेनिंग कोर्सेज। हमें इसके साथ साथ क्या है, जो ट्रेनिंग कोर्सेज ये प्रोवाइड कराते हैं, एक उद्देश्य इनका ये भी है, जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं उसका एक क्या हो ना, मानकीकरण भी होना चाहिए, उनका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स डीलिंग विद पीपल विद डिसेबिलिटी। बार बार देखिए डिसेबिलिटी आ रहा है, मैं इसीलिए कह रही थी आरसीआई जो आया है वो डिसेबल पर्सन्स के लिए ही आया है, उन्हीं के मतलब क्या है, वेलफेयर के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे पीपल जो कि डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी आप कोर्स करते हैं या कोई ट्रेनिंग कोर्स ला रहे हैं, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भी एक स्टैंडर्ड निश्चित कर देना, मानक निर्धारित कर देना कि ट्रेनिंग कोर्स किस तरीके के होंगे, क्या क्या उसके मानक होंगे, वो निर्धारित करने का कार्य भी इनका रहता है। नेक्स्ट है वो जो मान्यता प्रदान करना, तो बहुत सारे, जैसे मैंने एनआई बताया, इसके अलावा एनआईईवीपीडी होता है, वो भी देहरादून में है, ठीक है, दिल्ली में भी है, ठीक है, और बॉम्बे में भी है, बहुत सारे ऐसे संस्थान है, तो उनको मान्यता प्रदान करना। उसके अलावा जैसे यूयू है, दून यूनिवर्सिटी है, इनमें कोर्सेज चलाए जा रहे हैं आरसीआई से संबंधित हो गए, एफिलिएट हो गए, तो वहां पर भी मान्यता कौन प्रदान करता है? आरसीआई। तो टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, इसके अलावा इनका काम क्या होता है? प्रमोट करना रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल स्पेशल एजुकेशन, जो विशेष शिक्षा बच्चों, स्पेशल एजुकेशन उन्हीं के लिए होती है जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो भी डिसेबल्ड है, उन्हीं के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता है स्पेशल एजुकेशन में, जिसमें हम उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसको रिसर्च, उस फील्ड में रिसर्च को भी ये प्रमोट करने का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों टू मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल्स, ठीक है, ये कह रहा है जो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर, उसको भी मेंटेन करने का, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम क्या रहता है? आरसीआई। नेक्स्ट है कोलेबोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के सारे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया में भी कोलेबोरेट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी वो प्रॉब्लम हो रही है, डिसेबल्ड यहाँ भी है, आउट ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, और अलग अलग संस्थाएं हैं उनके साथ ये जुड़ती हैं और बच्चों पर कार्य करती है, जिसमें आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी अरविंदो सोसाइटी भी है, बीच में आया हुआ था एक एनजीओ, तो वो भी डिसेबल्ड बच्चों पर काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, एनजीओज हैं, और आउट ऑफ इंडिया भी बात करें तो ये कोलेब्रेशन संगठनों का सहयोग लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, डिसेबल्ड पर्सन के वेलफेयर, मतलब उनका हम क्या कर सकते हैं, उत्थान कर सके। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट एम है टू रिकॉग्नाइज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए सेंटर तो हम खोल ही रहे हैं, साथ में उनको वोकेशन भी प्रोवाइड कराएं, मतलब उनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए उनके अनुरूप। जैसे डिसेबल्ड है, अगर वो सोचिए विजुअली हैंडीकैप्ड है, वो हो सकता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, हो सकता है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है बच्चा, तो उसके अकॉर्डिंग वोकेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड कराना, उसको भी मान्यता प्रदान करने का काम क्या रहता है? आरसीआई का। आरसीआई भी एक प्रकार से सोचिए ना, एक ऐसी संस्था है, यूजीसी की समझ तरह समझिए, जो फंडिंग भी कर रहा है, लेकिन इसका फोकस किस पे है? केवल डिसेबल्ड पे फोकस है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन पे। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ आरसीआई। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल सेंटर की, क्षेत्रीय केंद्र की। तो आपको पता है जिस प्रकार यूजीसी में आपने देखा था 6 रीजनल सेंटर्स थे, इसके अलावा आपने देखा था एनसीटीवी के 4 जोनल इन्होंने डिफाइन किए थे, 4 रीजनल सेंटर बताए थे। इसी प्रकार अगर आरसीआई की बात करें तो इन्होंने भी जो इनका जो भी कार्य होता है, जो भी उद्देश्य है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, उस काम को बहुत आसान बनाने के लिए इन्होंने क्या किए हैं, अलग अलग रीजन्स में क्या बनाए हैं, सेंटर अपने बनाए हुए हैं। जैसे उनमें था कि उन्होंने एक फिक्स जोन बनाए हुए थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ एक ही जोन में आपको दो दो सेंटर आपको मिलेंगे। 2022 तक इनके 12 जोन थे टोटल, लेकिन इस समय क्या है, 14th जोन है। देखो स्टेट वाइज इनको कैटेगराइज किया है बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड, मतलब ये जो जोन है वो किस किस
स्टेट को कवर करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ईस्टर्न फर्स्ट, ईस्टर्न सेकंड, सेंट्रल फर्स्ट, सेंट्रल सेकंड, नॉर्दर्न वन, नॉर्दर्न सेकंड, नॉर्दर्न थर्ड, वेस्टर्न फर्स्ट, वेस्टर्न सेकंड, साउदर्न वन, साउदर्न टू, साउदर्न थ्री। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग स्टेट्स को कवर करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए क्या है, अलग अलग जोन डिसाइड किए हैं। और एक ही जोन में एक से ज्यादा जो मतलब सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। बस स्टेट बांट दिए कि भाई अगर नॉर्दर्न जोन में मैंने 2 जोन बनाए हैं, 2 सेंटर बनाए हैं, तो कुछ सेंटर इन स्टेट को देखेंगे, कुछ सेंटर इन स्टेट को, ठीक है। तो ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं बच्चों, जैसे हमारा एनसीटी है, ठीक है, टीचर्स एजुकेशन के लिए कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों आरसीआई भी जो होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, इसका काम भी क्या होता है, कोर्स को, ठीक है, ये भी कोर्स प्रस्तुत करता है। जैसे कि उसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं बच्चों, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स होते हैं, मास्टर लेवल के कोर्स भी होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जैसे हैं 3 मंथ, 6 मंथ, ऐसे रिफ्रेशर कोर्स भी इनके पास होते हैं। तो कोर्स जैसे कि आपको बताया बच्चों, आरसीआई जो है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं बच्चों, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, उनके लिए कोर्स उपलब्ध कराता है। जैसे आपने सुना होगा ना स्पेशल बीएड, स्पेशल बीएड आप नॉर्मल किसी भी कॉलेज से नहीं कर सकते। जैसे आप देखेंगे एमएससी, सारे डिग्री कॉलेज में आपको एमएससी मिलेगा, इवन प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एमएससी मिलेगा, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, सीडब्ल्यूएसएन, विकलांग बच्चे जिन्हें पहले कहा जाता था, उनके लिए जो कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा, ठीक है, इन स्पेशल एजुकेशन, डीएससी, ठीक है, बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड, ठीक है, ये सारे कॉलेज में नहीं चलता है। आरसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी आप कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, जैसे हमारे डिग्री कॉलेज में चलते हैं एमएससी, बीएससी, बीएड, एमएड और जो भी कोर्सेज होते हैं, ठीक इसी प्रकार बच्चों आरसीआई भी प्रोवाइड कराती है कोर्सेज। लेकिन इनके सारे के सारे कोर्सेज क्या होंगे, इनके सारे के सारे कोर्सेज सीडब्ल्यूएसएन, दिव्यांग से रिलेटेड होंगे। जैसे कि स्पीच थेरेपी में है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको पता है जैसे हियरिंग है, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे होते हैं, तो उसके लिए आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट पर, या फिर विजुअली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उन पर आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपने स्पेशल बीएड किया। विजुअली विजुअल आपका क्या था, जो कोर्स था वो था विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों पर, हियरिंग इम्पेयरमेंट पर, स्पीच एंड लैंग्वेज पर, जो अलग अलग कैटेगरीज होती है ना बच्चों सीडब्ल्यूएसएन की, पढ़ाऊंगी मैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ, मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ, क्या, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल या रिहेबिलिटेशन पर्सनल। इसके क्या होते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जो होते हैं, पेशेवर, जो इनके क्या क्या कोर्सेज रहते हैं, क्या प्रोफेशन इसमें रहते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए कैटेगरी, तो इसमें कुछ मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। यह है ऑडियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल टीचर्स इसमें रहते हैं, वोकेशनल काउंसलर रहते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोटिस्ट हैं, इसके अलावा काउंसलर रहते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसलर, वर्कशॉप मैनेजर रहते हैं। तो इनको बोलते हैं बच्चों प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब ये अपने अपने क्या कर सकते हैं, ऐसे करके कोर्सेज, मतलब ये सोचिए ये प्रोफेशन ये अपना सकते हैं, समझ रहे हैं, ये पेशा ये चुन सकते हैं, ये चीजें हैं, देखिए इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट है बच्चों फेमस इंस्टीट्यूशन ऑफ आरसीआई। अगर आपकी बात करें तो आरसीआई के कुछ फेमस इंस्टीट्यूशन भी हैं। ये इनमें से कुछ क्या है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं इंस्टीट्यूट, जो क्या करते हैं, जिनमें क्या होता है, दिव्यांग बच्चों को एनरोल किया जाता है, और ये सब आरसीआई की हेल्प से, उससे ही एफिलिएटेड होते हैं, आरसीआई से संबद्ध होते हैं, ठीक है। और यहाँ वही पढ़ाई चलेगी जो दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। जैसे बच्चों एक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, AIIPMR, मुंबई में है। ऐसे ही है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, NIOH, कोलकाता में है। इसके अलावा NIMH है सिकंदराबाद में। इसी प्रकार अगर मैं
उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, हम उत्तराखंड की बात करें। न्यू दिल्ली में भी है बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। बच्चों ये सारे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है जितने भी हैं हमारे सेंट्रल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, इनमें सारी जो हमारी पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई होगी ये दिव्यांग बच्चों या CWSN जो स्पेशल नीड वाले हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पढ़ाई होती है। सारे कोर्सेज चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री कोर्सेज हो, उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ऋषिकेश, इसमें देखिए कंप्लीटली तो दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, इसमें भी कोर्स चलते हैं आरसीआई के थ्रू। आरसीआई से एफिलिएटेड है, आरसीआई से इनको संबद्धता भी मिली है और आरसीआई से इनको क्या है मान्यता मिली हुई है और ये कोर्स कराते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, इसको याद रखिएगा, NIVH देहरादून में है बच्चों। जो जो क्या है बच्चे देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है, वही फंडिंग भी करेगी। इसके अलावा बच्चों इसके अलावा यही क्या है NIOH भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, जो ऑर्थोपेडिकली जो अस्थि विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी NIOH देहरादून में क्या है सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी क्या है कुछ कोर्सेज करवाती है, फेमस इंस्टीट्यूशन इसीलिए कह रहे हैं इनसे संबद्धता प्राप्त है, जो हल्द्वानी वाला है। इसके अलावा दून यूनिवर्सिटी, देखिए बच्चों जो मैंने आपको बताया NIVH NIOH ये जो बताए ये तो प्योरली क्या है इन्हीं बच्चों के लिए, मेंटली हैंडीकैप्ड है NIMH, ठीक है। ये और स्पेशल AIISH मैसूर, ये स्पेशली क्या करते हैं दिव्यांग बच्चों का ही ये कॉलेज है। लेकिन जैसे मैं UOU की बात करें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं आरसीआई के, ठीक है, आरसीआई के रूल के अकॉर्डिंग, तो मतलब वहां से इनको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आरसीआई के, तो क्या क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ आरसीआई, आरसीआई की क्या क्या कार्य हैं। तो पहला है रिकॉग्निशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, योग्यताओं की मान्यता, ठीक है, जो भी योग्यताएं हैं क्वालिफिकेशन है उसको मान्यता देना। तो आरसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन की बात करें, पुनर्वास की बात करें, तो उस फील्ड में क्या है अगर आपको कोई भी डिग्री चाहिए तो उसके लिए उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए उसको मान्यता प्रदान करने का काम भी यही करता है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारी डिग्रियां हैं, डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है, और बहुत सारी काउंसलिंग है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो उन सभी को जो मान्यता प्रदान करने का काम क्या करता है और कौन कौन से मतलब क्या ये कोर्स अगर आपने करना है तो क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपने कोर्स करना है, तो ये मान्यता प्रदान करने का काम भी आरसीआई करता है। नेक्स्ट है एनरोलमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो ये कह रहा है कि पर्सन possessing qualification recognized by RCI, वो RCI ने कोई किसी व्यक्ति को के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको मान्यता दे दी, ठीक है। एंड लिस्टेड इन द शेड्यूल आर एलिजिबल टू एनरोल विद काउंसिल, ठीक है, अगर वो एलिजिबल भी हो गया तो उसको क्या किया जाएगा, उसका नामांकन करवाया जाए, एनरोलमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब उसने क्या है वो मान्यता प्राप्त होगी तो अब उसको एनरोल भी कराया जाएगा, जो प्रोफेशनल इनके सेंटर होते हैं। एक प्रकार से सोचिए कि ये क्या है एक एनरोलमेंट हो जाएगा, जिसे हम क्या करते हैं ना स्कूलों को मान्यता मिलती है तो एनरोलमेंट हो जाता है कि हाँ ये स्कूल मान्यता प्राप्त विद्यालय है। तो इसी प्रकार इनके भी जो इंस्टीट्यूट जिनको मान्यता मिलेगी उनका क्या है एनरोलमेंट करने का काम भी क्या करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है एक वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आरसीआई का काम क्या रहेगा कि अगर आपको बीएड कोर्स करना है स्पेशल बीएड तो मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कॉलेज की क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, अगर आप वो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो अगर आपको इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो वहाँ क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, क्या गाइडलाइन है, करिकुलम क्या होना चाहिए, एक्रेडिटेशन किस तरीके से होगा, प्रत्यानयन असेसमेंट कैसे हम करेंगे, तो सारी चीजों के लिए क्या करते हैं स्टैंडर्ड एक मानक निर्धारित कर देते हैं, ठीक है। खासकर आपको पता है शैक्षणिक संस्थान में जो बच्चे जहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ का पाठ्यक्रम है कि किस तरीके से असेसमेंट करेंगे। जैसे दिव्यांग मान लीजिए बच्चा लिख नहीं पा रहे हैं या बच्चा क्या है फिजिकली हैंडीकैप, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि वो विजुअली ब्लाइंड है, तो कैसे उसका असेसमेंट करोगे, तो वो क्राइटेरिया डिसाइड करना, ठीक है, फंडिंग प्रोवाइड करना, ये सब काम इनका रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों प्रोफेशनल कंडक्ट, व्यवसायिक आचरण ये कह रहा है, ठीक है। द काउंसिल इंश्योर एडेरेंस
टू प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स एमंग रजिस्टर्ड प्रोफेशनल। जितने भी पंजीकृत पेशेवर हैं, जितने भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं, मतलब इनके अंडर में जो भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ये कह रहा है कि एक ही सुनिश्चित करता है कि क्या होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है, देखिए ये एक अलग बात इन्होंने कह दी है कि जो भी परिषद में पंजीकृत पेशेवर हैं, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड हैं, उनका ये कह रहा है कि उनका क्या होता है, उनको आचरण और नैतिकता का पालन करना जरूरी है, उसको भी मॉनिटर करने का काम करती है। ये एक अलग सी चीज है कि हम क्या होता है बस मान्यता दे देते हैं, इस चीज की मॉनिटरिंग कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है इट हैज मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ एड्रेसिंग कंप्लेंट्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर इन केस ऑफ मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ रेगुलेशन। तो ये कह रहा है कि अगर अगर कभी कोई शिकायतें आ रही हैं, इसके अलावा अनुशासनहीनता कर दी, जो रूल है, जो नियम बनाए थे आरसीआई ने, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन जो इनका हुआ था उसको रद्द करने का काम भी ये कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एजुकेशन ओवरसाइट, शिक्षा का निरीक्षण करना। आरसीआई हैज अथॉरिटी टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स, the study and examination from educational institution offering rehabilitation program. It also appoints inspectors visitors to monitor the quality of education compliance with standard। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे एनसीटी में बोला एक इनकी टीम रहती है, वो यूजीसी में भी बोला ये टाइम टू टाइम क्या होता है, कॉलेजेस का निरीक्षण करने आते हैं कि क्या मानक के अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस लेवल का इन्होंने कार्य किया है, क्या अचीवमेंट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इन सब का क्या होता है, एजुकेशन ओवरसाइट मतलब निरीक्षण किया जाता है, और जो गलतियां होती हैं वो भी बताई जाती है। ठीक है, तो इनका भी क्या होगा, निरीक्षण भी बीच में किया जाता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम परीक्षाओं की जानकारी भी मांगा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, जो प्रकाशन ये करते हैं और सूचना की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन related to qualification, registered professionals, rules, regulation and other relevant matters. This information is made available to public and stakeholder for transparency and awareness. ठीक है, मान लीजिए कोई किसी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, किसी इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, उसकी वो जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है या फॉलो कर रहा है, क्या उसका रिजल्ट रह रहा है, तो उसको ये क्या कर सकता है, ये प्रकाशित कर सकता है, इसके जो हितधारक हैं उनके साथ सामने ये क्या करता है, ये जो तथ्य है उनको उजागर कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी, और साथ में ये क्या करता है, अवेयरनेस भी फैलाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, ठीक है, वो जो रूल्स है रेगुलेशन है उनको ये क्या करता है, प्रकाशित भी करता है। ठीक है, प्रोफेशन जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन उनको क्या करता है, पब्लिक भी किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जागरूकता और जो पारदर्शिता होती है वो भी इसको अपनाता है, मतलब जागरूकता अभियान तो इनके चलते ही हैं। नेक्स्ट है रूल मेकिंग एंड रेगुलेशन। आपको पता है आरसीआई जो है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने रूल बनाते हैं खुद, क्योंकि ये स्टेचुअरी बॉडी है और उसको रेगुलेट करने का काम भी ये स्वयं करते हैं। इसके अलावा इनको एक राइट है कि ये स्वयं कानून बना सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार इनको खुद है। ठीक है, तो ये लिखा है ये नियम और जो भी ये विनिमय नाम जो नियम बनाएंगे वो जांच होगी, उसके अनुमोदन के पश्चात संसद के समक्ष रखा जा सकता है। ठीक है, एट लास्ट हम देख रहे हैं इस एक्ट के बारे में। ठीक है, आरसीआई एक्ट 1992 आप देख रहे हैं, गेजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र। ठीक है, इसी में से उठाया है मैंने। आरसीआई एक्ट जो है उसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 3 अध्याय हैं बच्चों। पहला है प्रिलिमिनरी, इसके बारे में बताया गया है, प्रारंभिक। चैप्टर 2 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में बताया है कि ये क्या चीज है, कितने पदाधिकारी होने चाहिए, है ना। और उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें, अध्याय 3 में काउंसिल के क्या कार्य हैं इनको मेंशन किया गया है। एक बार इनको देख लीजिए। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, इसका टाइटल, इसकी डेफिनेशन, आरसीआई क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और 2, धारा 1 और 2। चैप्टर 2 में है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। इसमें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ जो इंडिया बनी हुई है आरसीआई, क्या क्या मेंबर होंगी, कितनी कमेटी होंगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, सारी चीजें मेंशन है। ये सेक्शन 3 से 10 के बारे 3 से 10 है, और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें बताई गई है आरसीआई के बारे में। ठीक है, लास्ट है बच्चों चैप्टर 3। चैप्टर 3 में फंक्शन ऑफ पावर ऑफ काउंसिल के बारे में बताया गया है कि परिषद के क्या कार्य होंगे, क्या पावर्स होंगी। तो ये सेक्शन 11 से लेके 30 तक इनको वर्णित किया गया है। तो सेक्शन जो मैंने आपको बताया था इसमें
अब हम बात करते हैं, चैप्टर्स हमने पढ़ लिए कि इसमें क्या है। अब बात करते हैं सेक्शन की। तो सेक्शन 1 जो है हमारा शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की, प्रारंभ की बात करता है और परिभाषाएं। इसके अलावा चैप्टर 2 के अंदर हमने आरसीआई के बारे में, जो काउंसिल है, काउंसिल के डिटेल में इसने दिया है। जैसे उसमें चेयरपर्सन का कितना कार्यकाल होता है बच्चों। वैसे जो आरसीआई का मैं आपको बता दूं, जो चेयरपर्सन का कार्यकाल है वैसे 2 साल। इसमें जो गेजेट जारी हुआ था, राजपत्र जारी हुआ था उसमें 1992 में, उसमें 2 साल का कार्यकाल है। लेकिन अभी जो मैंने स्टडी इसकी करी तो 5 साल, 6 साल, 7 साल भी हैं। मतलब वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग 2 साल का ही है उनका टाइम। जो मैंने सारे देखे, सारे जितने भी चेयरपर्सन है उनका कार्यकाल मिनिमम 5 साल तो वो रह ही रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन होगा, जनरल कमेटी में क्यों होगा, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करें, मेन है कार्य। तो कार्य में देखिए बच्चों, चैप्टर 2 में एक इंपोर्टेंट है जिसमें रेड मार्क किया, ही इंपोर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल एंड ट्रांसफर ऑफ राइट, लायबिलिटीज एंड एम्प्लॉयज ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल टू, ठीक है, काउंसिल। ये कह रहा है पुनर्वास परिषद का विघटन भी हो सकता है, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व उसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, कर्मचारियों का स्थानांतरण, परिषद का स्थानांतरण, ये सारी बातें सेक्शन 10 में कही गई हैं, अध्याय 2 के सेक्शन 10 में, याद रखिएगा। इसके अलावा इंपोर्टेंट चैप्टर 3 का जो सेक्शन 11 है, इंपोर्टेंट है, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो पुनर्वास पेशेवर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि व्हाट इज रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन, क्या होते हैं। तो उनके लिए भारत में विश्वविद्यालय से जो भी योग्यताएं होती उनको भी मान्यता ये प्रदान करेगा। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी जो क्वालिफिकेशन होंगी इसके लिए, ऐसे कोर्स कराने के लिए, तो उसको भी क्या करते हैं, मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है, आरसीआई। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट 14 जो है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नहीं सॉरी, 14 सेक्शन, ये भी इंपोर्टेंट है। पावर टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन एज कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई एग्जामिनेशन देना है, कोई एग्जाम देना है, कोई स्टडी करती है इनके कोर्स की, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, या आप, ये संस्था जो है वो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकती है पर्टिकुलर उससे। ठीक है। इसी अलावा सेक्शन 18 भी इंपोर्टेंट है, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन, शिक्षा का न्यूनतम मानक क्या होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल शिक्षा नहीं। ठीक है। तो इसके अलावा लास्ट है बच्चों सेक्शन 28, पावर टू मेक रूल, इनको नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन किससे रिलेटेड, जो डिसेबिलिटीज है उससे रिलेटेड रूल बनाने की इनको पावर है। तो ये सेक्शन 28 में का है। इसमें मैंने सारी वो चीजें मेंशन की हैं बच्चों जो इंपोर्टेंट है। मतलब ये तो पूरा है, मेरे भारत का राजपत्र पूरा मैंने शो किया हुआ है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जो रेड मार्क किए हैं ये इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आरसीआई जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, तभी कंटिन्यूअस प्रयास करूंगी कि मैं पूरा करवा दूं। और बाकी आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।